चलिए आज हम लोग का सीटेट का सेट नंबर 10 डिस्कशन करना है इंग्लिश का। अभी तक हम 9 डिस्कशन करा दिए हैं, आज हमारा 10 डिस्कशन करना है। चलिए समझते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पे देखिए कि आपसे पहला प्रश्न बोला है कि द पीपुल लिसन टू द वॉइस बिकॉज ऑफ इट्स। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज मतलब हमको जवाब देना है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज बोला है कि लोग जो है ना सुन रहे हैं वॉइस, लोग जो है सुन रहे हैं वॉइस को। क्यों सुन रहे हैं? तो इसका मेन कारण है सब्जेक्ट मैटर, उद्देश्य के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर के लिए सुन रहे हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट में बोला है डैश वाज द प्लेस्ड बिफोर द डैश। यहाँ पे पारा 2 में लिखा है द बोल्ड एक्सप्रेशन मीन। बोल्ड एक्सप्रेशन क्या है जो यहाँ पे दिया है? प्लेस्ड बिफोर क्या चीज़ है? तो रिप्रेजेंटेड है, गिव इम्पोर्टेंस है, या प्रियोरिटीज़ है, या प्रेजेंटेड है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये प्रेजेंटेड है। ठीक है, प्लेस्ड बिफोर का मतलब है ये प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो डैश दिया हुआ है क्या किया गया है? तो यहाँ प्रेजेंट किया गया। ठीक है, प्रेजेंटेड किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट को। वाई वाज इट कंसिडर्ड नेसेसरी दैट कॉमन पीपुल टेक एन इंटरेस्ट इन टैक्स स्ट्रक्चर। मतलब कॉमन पीपुल जो है ना, काहे कॉमन पीपुल जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं टैक्स स्ट्रक्चर में, ऐसा क्यों समझा जाता है? तो ऐसा समझा जाने का मेन रीज़न है टू अंडरस्टैंड हाउ देयर टैक्सेस वेयर यूटिलाइज्ड। मतलब समझने के लिए कि कैसे उनका टैक्स जो है यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए लोग जो है इस इंटरेस्ट ले रहे हैं स्ट्रक्चर को जानने का। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर जानना क्यों चाह रहे हैं? तो मेन चीज़ है कि वो कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर जानेंगे तभी ना यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। 24 में बोला है कि डिप्रेस्ड क्लास कंप्राइज्ड पीपुल हु वेयर सफरिंग फ्रॉम। जो डिप्रेस्ड क्लास का जो लोग शामिल है, पीपुल हु वेयर सफरिंग फ्रॉम, वो किससे पीड़ित हैं? सफरिंग किससे है मतलब पीड़ित किससे हैं? तो वो पीड़ित हैं डिनियल ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब फंडामेंटल राइट मतलब इग्नोर किया जा रहा है, इससे पीड़ित है। मतलब वो चाह रहे हैं फंडामेंटल राइट लेना, लेकिन उससे क्या इग्नोर किया गया फंडामेंटल राइट का। तो वही है डेनियल ऑफ फंडामेंटल राइट, जो उनका मूलभूत आवश्यकता है उससे पीड़ित है। इस बातों को ध्यान रखें। आइए देखते हैं नेक्स्ट को। 125 में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट वेयर नॉट वन ऑफ द गोल सेट। मतलब कौन सा इम्प्रूवमेंट है जो गोल सेट के लिए सही नहीं है? गोल मतलब लक्ष्य के लिए सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है, आपको ध्यान रखना है। टू प्रोवाइड लग्जरी हाउस, मतलब मतलब ज़्यादा सुख भोगने वाला घर। टू द पुअर मतलब गरीब के लिए ज़्यादा सुख भोगने वाला घर की बात, ये जो है ना इम्प्रूवमेंट के लिए सही नहीं है। विच फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट वी आर नॉट वन ऑफ द गोल्स, मतलब कौन गोल सेट नहीं है? तो ये लग्जरी हाउस का गोल सेट गरीबों के लिए नहीं है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। पारा 1 के हिसाब से बोला है कंप्राइज पीपुल हु वेयर वेरी रिच। मतलब जो पारा 1 में जो पीपुल की बात किया गया वो बहुत रिच है, बहुत रिच सीधे है, पॉलिटिक्सियंस है, या कॉमन मैन है। तो पारा उसमें कॉमन मैन की बात किया गया है पारा 1 में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। बोला है सब्सिडरली ओकेजन द बोल्ड इज। मतलब इसमें इन सब्सिडरी ओकेजन जो लिखा हुआ है, इसमें बोल्ड चीज़ क्या है? तो बोल्ड जो है आपका याद रखिएगा एडजेक्टिव है, क्योंकि ऑक्यूपेशन जो है ना नाउन है, नाउन के पहले आने वाले वर्ब एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। बोला इंडेवर इन पारा 3 मीन द सेम एज। मतलब इंडेवर का सेम मीनिंग क्या होगा? मतलब सिमिलर मीनिंग क्या होगा? तो इंडेवर का मतलब निगलना होता है।
या इंडेवर का मतलब सिद्धांत भी शायद होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा। और साहस भी होता है, तो साहस यहाँ पे साहस के लिए प्रयोग किया गया है, इफोर्ट हो जाएगा। इंडेवर का मतलब हो जाएगा साहस, प्रयास जिसको कहते हैं इंडेवर, तो प्रयास इफोर्ट हो जाएगा। हमारा इफोर्ट ही इंडेवर है। आइए हम अगले जो पैसेज हैं 129 से 135 के, उसको जानते हैं। तो देखिए 135 में आपको क्या बोला, 129 में क्या बोला गया। 129 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट कौन है, तो सही स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू पैसेज अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे बी करेक्ट आपको नज़र आएगा। देयर इज ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे, मतलब ये बात पैसेज में लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बाद बाकी जितने भी दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। आगे देखिए, अगला बोला है कि स्टेटमेंट को पढ़िए और पढ़ने के बाद सही गलत बताइए। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा सी, अर्थात एक ही सही है, बाद बाकी दूसरा जो है ना फॉल्स है। एक में बोला है कि देयर इज डिफरेंस इन द डिस्टिनिटी ऑफ पॉपुलेशन एमॉन्ग डिफरेंट स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरीज ऑफ द इंडिया, मतलब बोला है कि डिफरेंस डेंसिटी है, एक जैसा डेंसिटी नहीं है। तो वास्तविक है, घनत्व एक जैसा कहाँ है पॉपुलेशन का, हर जगह अलग अलग डेंसिटी है। और जैसे स्टेट या चाहे यूनियन टेरिटरी का है, चाहे स्टेट का है, चाहे संघ चाहे राज्य, दोनों में अलग अलग मतलब डेंसिटी है, घनत्व है। तो ये बात सही है, ऐसा पैसेज में कहा गया है। दूसरा और तीसरा गलत है, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में गलत है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। द रीजन फॉर लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हाईली रीजन्स, मतलब मेन रीजन्स क्या है, हाईली मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हाईली रीजन इज, मेन रीजन क्या है, लो होने का। तो लो होने का मेन रीजन है, आपको ध्यान रखना है कि मेन रीजन है लेस डेवलप्ड रोड एंड रेल लिंक, ठीक है, मतलब डेवलप नहीं हुआ है रोड का और रेल लिंक का, यही कारण है कि इकोनॉमिक जो है ना लोअर है, लोअर डेवलपमेंट है। इस बातों को ध्यान रखें, मेन रीजन इसका अकॉर्डिंग टू पैसेज सी है। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। बोला है कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे डन इन 2008 इंडिया एंड चाइना, जो चाइना और इंडिया का जो सर्वे हुआ है वो टुगेदर एक साथ अकाउंट फॉर डैश पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या जिम्मेवार है, हाँ, मतलब किस तरह कितना है एक दूसरे का। तो बोला 3/5 है, 3/5 होगा, 1/3 मतलब कितना दिया गया है पैसेज में, ये चीज़ें। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 3/5 ही सही होगा, 3/5, 3/5 हो। आइए बोला है बिकॉज देयर इज डिफ़िकल्टी ऑफ डेवलपिंग रेल विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज इज यूज्ड हेयर, मतलब यहाँ पे कौन सा क्लूज का यूज किया गया है, बिकॉज देयर इज डिफ़िकल्टी ऑफ डेवलपिंग रेल, इसमें कौन सा क्लूज का प्रयोग किया गया। तो इसमें जो क्लूज है वो आपको ध्यान रखना है, एडवर्ब क्लूज है, क्योंकि बिकॉज से शुरू हुआ है, बिकॉज से शुरू होने वाला एडवर्ब क्लूज होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे इस बातों को। आगे है नेटवर्क ऑफ रोड, पारा 1 बोल्ड पार्ट क्या है, बोल्ड पार्ट जो है नेटवर्क जो है ना क्या है, तो कभी भी ऑफ आता है तो इधर भी नाम होता है, इधर भी नाम होता है, ऐसा हम बताए होंगे। तो दोनों तरफ नाउन होता है, तो राइट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, 34 का सी होना चाहिए, क्योंकि जब भी ऑफ आएगा तो दोनों तरफ नाउन होता है और नाउन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। बोला है कि इंडिसेंटली पॉपुलेटेड द बोल्ड वर्ड, यहाँ भी बोल्ड वर्ड पूछा है, इंडिसेंटली पॉपुलेटेड, तो यहाँ पे भर्ब है, भर्ब का विशेषता बतलाने वाले को आप क्या कहते हैं ये बात समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोला है, यहाँ पे सेम मीनिंग पूछा है, वर्ड मीन द सेम एज पूछा है, मतलब सेम मीनिंग पूछा है। तो डेंसेली का सेम मीनिंग क्या होगा, तो डेंसेली का मतलब घना होता है, तो थिकली ही सही होना चाहिए, थिंकली लिखा हुआ है, थिकली लिखा हुआ है, तो थिकली सही होगा,
35 का आपका बी सही होगा। थिंकली का मतलब सोच रूप से होता है, थिकली का मतलब मोटाई रूप से होता है, मोस्टली का मतलब ज़्यादातर, लाइवली का मतलब जीने के। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। डेंस का जो है ना, डेंसली बनाया गया है। डेंस का मतलब घना होता है, सघनता होता है, तो उसका थिकली होगा। सेम मतलब मोटाई एकदम सघन होना। इस तरह से ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट बोला है कि विच, अब आपका जो पैसेज है वो पैसेज का जवाब नहीं है, बल्कि अब अलग से आपको पूछा जाता है वो वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड एज ए सोशल डायलेक्ट। सोशल डायलेक्ट में क्या डिफाइन किया गया है, तो ऐसा हम पीछे ही आपको बता चुके हैं कि स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ ग्रुप और पीपुल। मतलब जो स्पीच जो ग्रुप ऑफ पीपुल में होता है उसको हम कहते हैं सोशल डायलेक्ट। उसको हम सोशल डायलेक्ट के नाम से जानते हैं ऐसे स्पीच को। तो आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, नहीं तो आप इसको याद कर लेंगे। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट को। नेक्स्ट में बोला है कि साइन लैंग्वेज इज, जो साइन लैंग्वेज है वो क्या होता है। तो साइन लैंग्वेज जो होता है ए नेचुरल लैंग्वेज विथ द ग्रामर, विथ ए ग्रामर, ग्रामर के साथ नेचुरल लैंग्वेज जो होता है वही साइन लैंग्वेज है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न बोला है पीपुल हु नॉन मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि बहुत सारे लैंग्वेज के जानने वाले को पॉलीग्लॉट बोलते हैं। पॉलीग्लॉट, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी स्पीकर्स नहीं बोलेंगे, पॉलीग्लॉट, अनेक लैंग्वेज जानने वाले को हम पॉलीग्लॉट बोलते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। आगे बोला है कि एक टीचर हैं जो बीइंग हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग, मतलब जो शुरू कर रहे हैं क्या चीज़ में, मदर टंग में, एंड मूव्स ऑन द ऐड टू मेनी मोर लैंग्वेज, और आगे मूव कर जा रहे हैं और भी लैंग्वेज में। मतलब शुरुआती कर रहे हैं मदर टंग में, आगे मूव कर जा रहे हैं अन्य लैंग्वेज में। तो बाई द टाइम, मतलब टाइम बढ़ने के हिसाब से, सी कंप्लीट्स हर हाई स्कूल, और वो पूरा हाई स्कूल कंप्लीट करता है। तो व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज एजुकेशन स्ट्रेटजी, ए लैंग्वेज एजुकेशन स्ट्रेटजी क्या होगा। तो ये जो होगा आपका, ये इसको हम कहेंगे आपको मदर टंग बेस्ड मल्टी लैंग्वेज, मतलब मातृभाषा आधारित बहुभाषा, बहुभाषी, मातृभाषा आधारित बहुभाषा, इसको हम कहेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे आगे है 140। 140 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इंगेजमेंट विथ लैंग्वेज मीन, मतलब जो इंगेजमेंट विथ लैंग्वेज मीन, इसका क्या मतलब होगा इंगेजमेंट लैंग्वेज के साथ। तो इसका जो मतलब होगा वो आपका हो जाएगा लर्नर्स वर्क इन लैंग्वेज फॉर पर्पस। मतलब इंगेज होने का मतलब हो गया कि कोई उद्देश्य होना चाहिए सीखने का, तभी जाके इंगेज होगा। इंगेज का मतलब क्या हुआ, कोई उद्देश्य रखा है, तभी हम समझ जाएंगे कि वो इंगेज है। अन्यथा जिसके पास उद्देश्य नहीं है वो इंगेज नहीं है, फालतू का टाइम काट रहा है। और समझे, ये चीज़ होता है कि इंगेज का मतलब हो गया कि वो वाकई में कोई उद्देश्य लेके पढ़ रहा है। बिना कोई उद्देश्य के अगर हम पढ़ रहे हैं तो इंगेज नहीं है, तो उसको हम इंगेज नहीं मानते। ये चीज़ बोला है, यही बोला इंगेजमेंट विथ लैंग्वेज मीन का मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका वही कि पर्पस होना चाहिए, उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। तो पर्पस लर्नर्स को पर्पस के अकॉर्डिंग होता है। आगे देख लीजिए, बोला है कि दिस मेक द लर्नर्स यूज लैंग्वेज फॉर पर्पस, मतलब जो हमें बोला है कि दिस मेक, आगे कुछ दिया है क्या, ऊपर नहीं दिया, यहाँ दिया है कि दिस मेक्स द लर्नर्स यूज लैंग्वेज फॉर पर्पस। जो पर्पस के लिए यूज होता है उसको क्या करें, तो पर्पस के लिए यूज होता है उसको हम एन ऑथेंटिक टास्क कहेंगे। मतलब एक ऑथेंटिक टास्क है वो, पर्पस के लिए जो भी यूज हो रहा है वो हम ऑथेंटिक टास्क के रूप में जानते हैं। आगे बोला है श्रुति रीड्स ए मैगजीन टू फाइंड ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट रिपोर्टेड। मतलब एक इवेंट को क्या करा है, खास इंफॉर्मेशन को, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, मतलब कोई घटना के रिपोर्ट को क्या कर रहा है, पढ़ रही है शुरू थी। व्हाट इज रीडिंग नन एज, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, मतलब उस क्या पढ़ रही है, तो वो पढ़ रही है, ध्यान रखेंगे कि वो स्कैनिंग कर रही है। रिपोर्ट अगर पढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, मतलब
इन्फॉर्मेशन को पढ़ रही है स्पेसिफिक अबाउट द इवेंट रिपोर्टेड, रिपोर्ट के लिए, कोई रिपोर्ट करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ रही है। तो ऐसे में वो रिपोर्ट को स्कैन करेगी, क्या करेगी, स्कैन करेगी और तब जाके उसको फ्लैश कर देगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्कैनिंग कर रही है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। कह रहा है वर्ड विच वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग आर, जो हम राइटिंग और स्पीकिंग में यूज करते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, तो उसे हम एक्टिव वोकाबुलरी के नाम से जानते हैं। जो राइटिंग में भी यूज हो और स्पीकिंग में यूज हो तो एक्टिव वोकाबुलरी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 43 का सी है, 44 का आप जानते हैं। 44 का देख लीजिए। 44 में कहा है कि इनमें से कौन है जो प्रमोटिंग कॉग्निटिवली एकेडमी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसको हम काल्प बोलते हैं। काल्प कौन है इसमें? तो इसमें जो है निम्नलिखित में काल्प कौन है, तो ध्यान रखेंगे कि इसमें काल्प जो है राइटिंग एन आर्टिकल फॉर द न्यूज़पेपर ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पीपुल्स लाइफ। मतलब जो राइटिंग न्यूज़पेपर के लिए किया जाए, किस पर, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट पर और लोगों के जीवन पर, तो उसको हम कहेंगे, उसको हम काल्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के नाम से जानेंगे। डायरी लिखना प्रोफिशिएंसी से नहीं है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि क्लासमेट के साथ कुछ स्पीकिंग करना वो भी प्रोफिशिएंसी नहीं है। रीडिंग मतलब इसमें आपको समझना था कि सब लाइन में कौन में प्रोफिशिएंसी नज़र आता है। तो आपको जो न्यूज़पेपर या क्लाइमेट चेंज पर हम अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा मतलब इसमें हमारा दिमाग बढ़ेगा, ये चीज़ है। तो जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे कि कौन सबसे अच्छा उदाहरण है, तो उसी तरीके से ये है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। यहाँ पे देखिए वाई बोला है, वाई डू यू कंसिडर द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग एज ए डील फॉर लर्नर टू लर्न टू राइट ए गुड पीस ऑफ राइटिंग। मतलब इसमें बोला है कि क्यों आप समझते हैं कि प्रोसेस अप्रोच जो है वो राइटिंग का जो प्रोसेस अप्रोच है, जैसे कि आइडियल फॉर लर्नर, जो एक सीखने वाला के लिए आदर्श होता है, टू राइट एंड गुड पीस ऑफ राइटिंग, और एक अच्छा पीस है राइटिंग का, क्यों ऐसा आप समझते हैं या जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपको कि यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि प्रोसेस अप्रोच इनेबल लर्नर्स टू अंडरगो वेरियस स्टेज। जो सीखने वाले हैं उसको बहुत सारे स्टेज को क्या करता है, अंदर तक पहुँचाता है, डेवलप करता है गुड पीस, इसीलिए गुड पीस ऑफ राइटिंग ये कहलाता है। ठीक है, ये सीखने वाले को मतलब अंडर गो वेरियस स्टेज तक, मतलब बहुत सारे स्टेजों तक ये अप्रोच करता है, यही कारण है कि ये सही है। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन है जो एन आउटपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग के लिए आउटपुट बेस्ड कौन है। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए आउटपुट बेस्ड जो है लर्निंग राइट एन आर्टिकल, मतलब हम राइट करें, लर्नर्स क्या करें, राइट करें कोई आर्टिकल को, फॉर ए न्यूज़पेपर एडॉप्टिंग प्रोसेस अप्रोच, मतलब न्यूज़पेपर को एडॉप्ट करे, एडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है, अप्रोच को बढ़ाए, तो वो समझ जाएंगे हम उसको क्या कहेंगे, उसको आउटपुट बेस्ड कहेंगे। आउटपुट का मतलब बाहर से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है न्यूज़पेपर पॉलिटिकल इश्यू को अगर हम कर रहे हैं तो वो आउटपुट नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यू आउटपुट नहीं देगा। उसके बाद है ग्रुप ऑफ गेदर आइडियाज, आप ग्रुप से कर रहे हैं तो वो भी आउटपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं देगा, मतलब उसका कोई फल नहीं निकलेगा। डिस्क्राइबिंग ए प्रोसेस, मतलब ए लॉट, जोर से डिस्क्राइबिंग करना भी नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट को। इनकरेक्ट बोला है कि निम्न में कौन जो है ना स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीचिंग के ग्रामर लेसन के लिए इनकरेक्ट है, मतलब ग्रामर लेसन के लिए इनकरेक्ट कौन है, ऐसा बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ तो बोला है यूजिंग टेक्स्ट, तो टेक्स्ट यूज होता है ग्रामर के लिए, ये तो सही है, सही पॉइंट है।
और उसके बाद आपको बी भी सही पॉइंट है कि यूजिंग एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देना ग्रामर के लिए सही होता है। यूजिंग पिक्चर टू विजुअलाइज, अगर हम पिक्चर और विजुअलाइज करके स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो और ज़्यादा सही है। लेकिन यूजिंग सेंटेंस दैट आर एग्जाम्पल ऑफ द टीचिंग पॉइंट, मतलब सेंटेंस के जरिए अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो उतना सही नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी नहीं होना चाहिए, एक मिनट। यूजिंग पिक्चर टू विजुअलाइज वर्ड एंड स्ट्रक्चर, नहीं ग्रामर में ये नहीं है, पिक्चर वाला नहीं, पिक्चर नहीं चाहिए, सॉरी, यहाँ पिक्चर वाला ग्रामर में नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो सही है, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सी। 48 का देखिए, 48 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए सही नहीं है। तो लैंग्वेज के लिए आपको सही नहीं है। एवरी लैंग्वेज हैज़ ए स्क्रिप्ट, सभी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट नहीं होता है, यही सही नहीं है। तो यही आंसर होगा। बाद बाकी है स्क्रिप्ट इज नॉट इसेंशियल फॉर ए लैंग्वेज, ये ज़रूरी नहीं होता है स्क्रिप्ट का। एवरी लैंग्वेज हैज़ ए ग्रामर, सबके पास अपना ग्रामर है। लैंग्वेज इज ए प्राइमरली स्पोकन, तो लैंग्वेज जो है ना एक प्राइमरली स्पोकन भी हो सकता है। तो सभी सही है, बशर्ते एक गलत है, ए आंसर हो जाएगा, नॉट ट्रू पूछा है। यहाँ देखिए, और लैंग्वेज लर्निंग एंड टेस्टिंग टास्क विच ड्रॉप्स ए वर्ड आफ्टर एवरी 6th वर्ड इन टेक्स्ट इन ए नन एज, मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग टास्क है वो टेस्टिंग टास्क विच ड्रॉप्स ए वर्ड, जो ड्रॉप कर देता है कोई वर्ड को आफ्टर एवरी 6th वर्ड, जब 6 वर्ड के बाद जो है ना ड्रॉप हो जाए इन टेक्स्ट में, तो उसको हम किस रूप में जानेंगे? तो उसको हम जानते हैं क्लोज के रूप में, उसको हम क्लोज के रूप में जानते हैं। मतलब कहने का मतलब फिल करके अगर दिया जाए तो वो क्लोज के रूप में जानते हैं। गैप कर दिया जाए, मतलब जब बीच बीच में कोई गैप हो जाता है तो उस गैपिंग को हम क्या कहते हैं? क्लोज टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेसमेंट एज ए लर्निंग टास्क, मतलब कौन है जो सहायक है लर्निंग टास्क के लिए? तो कौन सा है, मतलब कौन सा मूल्यांकन है जो लर्निंग टास्क के लिए है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क करना असेसमेंट लर्निंग टास्क के लिए सही है। मतलब जो हम असेसमेंट लर्निंग टास्क देना चाह रहे हैं तो उसमें प्रोजेक्ट बनाना और असाइनमेंट लिखना, ये सब आपका आता है। तो आशा करते समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से पूरे सेट को समझ करके अपने स्कोर को बढ़ाने का प्रयास करें।